जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के द्वारा जो थ्योरी है बायोलॉजी का, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट था आप लोग को सेल, उसका हम लोग क्वेश्चन यानी कि थ्योरी कर चुके थे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तक नामक चैप्टर को देखने वाले हैं। तो पहला नंबर चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। पहला वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना था वीडियो, 2 वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी का होगा और चैप्टर नंबर 2 का नाम है उत्तक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, और एकदम काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी बारीकी से। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं, एक एक शब्द को आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है उत्तक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे कि एक जैसा दिखने वाले जितने भी सारे कोशिका हैं, उन सभी कोशिका के ग्रुप यानी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक, यानी अंग्रेजी में बोले तो टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उत्तक के बारे में अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं यानी अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन देता है, जिसमें से आप लोग को हिस्टोलॉजी भी रहता है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन जो था आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 था कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते थे, लेकिन उत्तक का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोग वो चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें तो उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा, हम आपको प्लेलिस्ट बना चुके हैं। हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो मालगिली को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि उत्तक के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। लेकिन हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये मालगिली को बोला जाता है। एग्जाम के लिए दोनों पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम हाईलाइट कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिट्रेट्रा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उत्तक का विकास या निर्माण कहाँ हुआ था? तो सिलिट्रेट्रा संघ के जो जीव हैं उनमें देखा गया था। अब वो कौन कौन से आते हैं? तो हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा इत्यादि ये सब आते हैं। ठीक है, उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से उत्तक 4 प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जाता है कि उत्तक कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, यानी कि टिश्यू। अब वो कौन कौन सा होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संयोजी उत्तक, ठीक है, दूसरा है तंत्रिका उत्तक, तीसरा है पेशीय उत्तक, और चौथा को उपकला या एडिपोज उत्तक कहते हैं। हम लोग बारी बारी के से देखेंगे कि संयोजी उत्तक क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम लोग आता है संयोजी उत्तक। देखिए, संयोजी उत्तक जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कनेक्ट करने का काम करता है। हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक करते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। यह शरीर के विभिन्न कहने का मतलब है कि अलग अलग अंगों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये संयोजी उत्तक करता है। ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम्पल में देखिएगा कि कौन कौन सा, जैसे कि अस्थि, और अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, रक्त, हमारा देखिएगा कि शरीर हर एक भाग में, हर एक पार्ट पुर्जा में हमारा रक्त जाता है, यानी हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। कभी कभी आप लोगों को देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति में रक्त यानी ब्लड की मात्रा कम होती है तो उसमें झुनझुनी बढ़ने लगता है। कारण क्या है कि उस अंग तक ब्लड नहीं जा पाता है, वो उस अंग को नहीं जोड़ पाता है, जिसके कारण वो अंग झुनझुनी बढ़ने के कारण शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। लसिका, तो ये सब जो है हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि अस्थियां तरल संवहन उत्तक की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि अस्थियां जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो तरल संवहन उत्तक की होती है। आप लोग को मन में सवाल आता होगा कि ये अस्थियां आखिरकार क्या होता है, हम लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, दिक्कत नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। बस यहाँ आप लोग इतना समझिएगा कि अस्थियां हम लोग हड्डी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हड्डी को बोलते हैं, क्योंकि हड्डी जो होता है, कंकाल जो होता है, हम लोग को 2 प्रकार के होता है, एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। आइए, एडिपोज उत्तक क्या होता है? तो एडिपोज उत्तक जो होता है वसा संग्रह यानी उत्तकों के बीच के स्थान को भरता है। ठीक है, तो वसा संग्रह उत्तकों के बीच के स्थान को भरने का काम कौन करता है? एडिपोज उत्तक करता है। अब यहाँ पर आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि वसा, तो वसा संग्रह उत्तकों के बीच, जहाँ पर
वैसा ऊतक जहाँ पर वसा यानी फैट जमा होता है उसके बीच में कुछ स्थान खाली रहता है, उसको भरने का काम कौन करता है? एडिपोज ऊतक। अब वसा, तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? चैप्टर नंबर 1 जब हम आपको कराए थे तो उसमें हम आपको बताए थे, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग का हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलिए, तो वसा संग्रह, तो वसा संग्रह के ऊतक के बीच में जो कुछ खाली स्थान रहता है उसे भरने का काम कौन करता है? एडिपोज ऊतक करता है। बुढ़ापे में वसा में यानी कि शरीर में फैट की मात्रा कम जाने के कारण देखिएगा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति में फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, देखिए एकदम चमचमाते रहेगा। फैट मतलब समझते हैं ना, चर्बी को कहते हैं। ठीक है, मांस को बोलते हैं। ठीक है, फैट। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर ऊतक, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं, अंग्रेजी में नर्वस टिश्यू बोलते हैं। आपको नाम से लग रहा होगा कि हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो न्यूरॉन बोला जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, अब यहाँ पर एक संरचनात्मक वर्ड आता है, ठीक है, और एक आपको क्रियात्मक वर्ड आता है। संरचनात्मक मतलब देखने में कैसा है, ठीक है, और क्रियात्मक मतलब उसका कार्य कैसा है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आप लोग अभी तक बहुत देखते आ रहे थे क्रियात्मक। ठीक है, तो संरचनात्मक मतलब उसका आकार कैसा है, और क्रियात्मक मतलब क्रिया मतलब उसका काम क्या है। ठीक है, यानी कि आकार और कार्य उसका क्या है, उसी को बोला जाता है कि तंत्रिका यानी कि उसका इकाई बोला जाता है। जैसे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है तो उसे तो नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। लेकिन मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र की ऊतक यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो ये न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है इसका मस्तिष्क बना होता है। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क हम लोग का किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू का बना होता है। यह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो उसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक, या इसे हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे तीसरा देखते हैं, पेशीय ऊतक। अभी पेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है? तो इसका मांसपेशियाँ बनी होती है। ध्यान रखिएगा कि वैसा ऊतक जिसका मांसपेशियाँ बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, यह शरीर की रक्षा करता है। यह शरीर की रक्षा करने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? तो पेशीय ऊतक कहते हैं। हमारे एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो ये संयोजी ऊतक करता है, जिसे हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग का मस्तिष्क किसका बना होता है? तो ये हम लोग का जो शरीर मस्तिष्क बना होता है ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किसका होता है? ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है। पेशीय ऊतक भी हम लोग देख लिए कि ये इसका मांसपेशी बना होता है। ठीक है, मांसपेशी किसका बना होता है? पेशीय ऊतक का, जो हमारे शरीर को रक्षा करता है। उपकला ऊतक या इसी को एडिपोज ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जिसे अंग्रेजी में एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, इसे त्वचा बना होता है। तो त्वचा यानी कि थोबरा, हम लोग का जो शरीर का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? उपकला ऊतक का बना होता है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर का जो परत होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ऊपर का मांस, वो किसका बना होता है? उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कंकाल तंत्र। हम लोग को देखिएगा कि यहाँ पर हम कंकाल तंत्र का फिगर लगाए होंगे, शायद यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, या यहाँ पर लगाए हैं। तो इसको बोला जाता है कंकाल। पूरे को क्या बोला जाता है? तो इस पूरे को कंकाल बोला जाता है। ठीक है, इस पूरे को कंकाल, यानी हमारे शरीर के जितने भी सारे हड्डियाँ हैं मांस को छोड़ करके, वो सभी के सभी क्या है? कंकाल है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम फिगर भी लगाए हैं, आपको फिगर्स के भी माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में। चलिए हम लोग कंकाल को देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। कंकाल क्या होता है? कंकाल हमें सीधा खड़ा करता है। देखिए, अगर हम लोग में सिर्फ मांसे रहता और कंकाल यानी कि समझिए ना सीधा कि हड्डी नहीं रहता, तो क्या हम लोग खड़ा रह पाते? लुचुर पुचुर होकर के गिर जाते। ठीक है, तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, सिंपल है। अतः स्थिरता प्रदान करता है। बताइए कि हम लोग अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग हिलते डोलते रहते, जैसे खर पतवार हिलते रहता है। ठीक है,
तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः हमें स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु जो है वो आसानी से गति करते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, कंकाल दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा कि कंकाल दो प्रकार के। तो सिंपल समझिए कि कंकाल क्या होता है। तो कंकाल मतलब हड्डी। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिसकी हड्डी शरीर के बाहर होते हैं। आप लोग को नहीं पता होगा तो अचंभा लगेगा कि बाहर ऐसा कौन सा जीव जंतु है भाई जो उसका हड्डी जो होता है वो बाहर होता है और अंदर तो समझते हैं कि जैसे हम लोग में हो गया, गाय भैंस में हो गया, जानवर में हो गया, अधिकतर में अंदर होता है, लेकिन बाहर वो कौन सा जीव है, आइए हम लोग उससे रूबरू कराते हैं आपको। ठीक है, तो ये बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब वैसा जीव जंतु जिसका कंकाल कहाँ हो, शरीर के बाहर हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसका कंकाल यानी हड्डी जो होता है बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। तो ऐसे ऐसे जीव है जो दोनों हड्डियां उनमें पाई जाती है, बाहर और अंदर। तो बाह्य कंकाल को देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कहते हैं, यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। बाह्य कंकाल जो होता है शरीर के बाहर पाया जाता है, वैसा जीव जंतु जिसमें शरीर के बाहर पाए जाने वाले हड्डियां होती है उसे बाह्य कंकाल, और यह काफ़ी कठोर यानी हार्ड होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, इसीलिए तो यह बाहर होता है। आप कहिएगा कि कौन कौन सा है, तो केकड़ा देखेंगे जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कोखड़ा कहते हैं। तेलचट्टा देखेंगे, इसको तो आप लोग देखे ही होंगे। कोखड़ा भी आप लोग देखिए होंगे। मकड़ी, टिड्डू, घोंघा, घोंघा भी आप लोग देखे होंगे, गोल गोल होता है। ठीक है, चींटी देखेंगे, चिंटा देखेंगे, मधुमक्खी देखेंगे, बिच्छू, सीरा, शंख, कीट। कीट भी आप लोग देखेंगे। शंख तो देखबे किए होंगे जो पूजा उजा में रहता है, सत्यनारायण भगवान के पूजा में। ठीक है, तो ये सब के ऊपर क्या होता है कि बाह्य कंकाल होता है। तो ऐसा जीव जंतु जिसका हड्डी बाहर हो और उसे क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। और यह कंकाल का काम क्या होता है कि अंदर का जो कोमल अंग है उसको रक्षा करना। ठीक है, तो ये बाह्य कंकाल हो गया उदाहरण के सहित। अगला देख लेते हैं आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन। मानव, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादि में कौन सा अंग पाया, कौन सा कंकाल पाया जाता है, ये आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है, हम लोग में शरीर के बाहर पाया जाता है क्या हड्डी, बिल्कुल नहीं, अंदर। बकरी में भी अंदर, गाय में भी अंदर, कुत्ता, बिलाई इत्यादि। यानी सिंपल समझ सकते हैं कि वैसा जीव जंतु जिसमें हड्डियां अंदर पाई जाती है उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। नोट करके यहाँ पर देख लेते हैं, इसी में आप लोग को अंदाज़ा चल जाएगा कि कुछ जीव ऐसे भी हैं धरती पर जो दोनों हड्डियाँ पाई जाती है, शरीर के बाहर भी है और अंदर भी। कछुआ, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल पाया जाता है। देखिएगा कि कछुआ को इस तरीके से शरीर होता है। ठीक है, इस तरीके से पैर निकला रहता है, इस तरीके से, और इस तरीके से मुंह निकाले हुए रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो होता है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है, और इसके गर्दन और जो पैर होता है इसमें आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। ठीक है, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है और पैर एवं पूंछ या गर्दन में आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, कंकाल दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि एवं अस्थि। यानी कंकाले को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भाग में, एक उपास्थि और एक अस्थि। अस्थि को हम लोग बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं, बोन। इसी को हिंदी में कहते हैं हड्डी। क्या बोलते हैं, हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हड्डियाँ हैं, मतलब पूरा शरीर की हड्डी को हम लोग कंकाल बोलते हैं। जब ऊपर से सिर्फ आपको मांस यानी त्वचा हटा दिया जाए तो सिर्फ कंकाल बचेगा, चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी भी जीव जंतु का। जब आप उसको उस हड्डियों में से, उस कंकाल में से कुछ को मुलायम हड्डियाँ होती है उसे मुलायम वाला को उपास्थि बोला जाता है, और जो हार्ड होती है उसे अस्थि बोला जाता है। अब दोनों को हम लोग बारी बारीकी से जानेंगे। पहले देखते हैं उपास्थि, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो जो हमारा शरीर का मुलायम हड्डी है उसे कार्टिलेज कहते हैं। आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा कि शरीर में आखिरकार हड्डियां भी मुलायम होती है, तो बिल्कुल मेरे भाई, हड्डियां भी मुलायम होती है। कहाँ कहाँ की होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो यह मुलायम होता है, कौन, उपास्थि हड्डी। तो ये मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट के पाए जाने के कारण उपास्थि मुलायम होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपास्थि में किसकी मौजूदगी के कारण यह काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। तो आप लोग को कहना है कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। ठीक है, अब कैल्शियम फॉस्फेट तो Ca3 × PO4 के
हॉल्ट वाइस इसका सूत्र होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये नाक वाला जो हड्डी देखिएगा, नाक की हड्डी को इधर उधर मूव कराइएगा, मोड़िएगा तो मुड़ जाता है थोड़ा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 360 डिग्री मोड़ने की बात कीजिएगा। कान की हड्डी जिसे कर्ण पल्लव बोलते हैं, ऊपर वाला देखिएगा तो उसको चपटा कीजिएगा तो चपटा जाता है, लेकिन पैर का हड्डी को मोड़िएगा तो बीच से नहीं मुड़ेगा, ठीक है। घुटना और पैर के उंगली के बीच के हड्डी को मोड़ेगा तो नहीं मुड़ेगा, जांग के हड्डी को मोड़ेगा तो नहीं मुड़ता है, यानी वो अस्थि का बना होता है, यानी कि हड्डी का। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसके कारण मुलायम होता है। तो नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियां के सिरे पर कार्टिलेज यानी उपास्थि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सिंपल तरीका से कहाँ पाया जाता है, तो जो दो बड़े बड़े हड्डियों के बीच में, ठीक है, दो बड़े बड़े हड्डियों के बीच में ये क्या पाए जाते हैं, तो ये मुलायम हड्डियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा। दो बड़े बड़े हड्डियों के बीच में क्या पाए जाते हैं? मुलायम। जैसे घुटना का बात कर लिया जाए, ठीक है, घुटना, तो घुटना में जो है आपको वहाँ पर बीच में जो एक पत्थर टाइप का गोल गोल हड्डी जो घूम रहा होगा वो काफ़ी मुलायम होता है। मांस जो मछली जो खाते होंगे देखिएगा, मांस में मुर्गा के मांस वाला जो पैर कुछ चबाइएगा तो कुछ पैर का हड्डियाँ खचर खचर करके चबा पाइएगा और कुछ को नहीं चबा पाइएगा, ठीक है। तो जो खच खच करके चबा जाते हैं उसे ही उपास्थि बोला जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अस्थि को बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोन यानी हड्डी। वो भी तो हड्डी ये है, तो यह कठोर होता है। अब ये कठोर क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो उसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता था, यानी CA3 PO4 के हॉल्टवाइस पाया जाता था, जिसके कारण यह काफ़ी सॉफ्ट होता था, उपास्थि। लेकिन इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। देखिएगा किसी किसी व्यक्ति जब मरते हैं कोई व्यक्ति तो उसको जलाने ले जाइएगा। अंतिम हिंदू धर्म में यह संस्कार है कि उसे दाह संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार बोला जाता है। जब उसको जलाने ले जाइएगा तो जिस व्यक्ति में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम रहती है तो वो व्यक्ति जल्दी नहीं जल पाते हैं, जल्दी नहीं जल पाते हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि ये पापी है, जो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हम लोग मन से बना करके बोल देते हैं, लेकिन ये साइंस इसको नहीं मानता है। तो जिस व्यक्ति में कैल्शियम फॉस्फेट, भाई कोई खाया पिया ही नहीं रहेगा तो उसके शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम रहेगा, और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम रहेगा तो व्यक्ति जलेगा नहीं, क्योंकि जलने में किसी भी चीज़ को कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो काफ़ी सहायक, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उस व्यक्ति में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम है, बेचारा खाया पिया कम था, ठीक है, तो वो जलेगा जल्दी कहाँ से? पतला भी रहेगा, लेकिन अगर कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम है तो जल्दी नहीं जलता है। तो लोग उसको गलत गलत नाम दे देते हैं, मरने के बाद भी लोग उनका जो है सो बुराई करना नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आगे आते हैं कि अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अब बताइए, तो कोई भी चीज़ 100% होता है और 100% में से 60% सिर्फ जो है अकेले, यानी कह सकते हैं आधा से ज़्यादा तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा तो व्यक्ति क्यों नहीं, या किसी व्यक्ति का हड्डी क्यों नहीं जलेगा? जलेगा, लेकिन कम रहेगा तो वही धीरे धीरे जलता है, ठीक है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग को अस्थि होती है यानी हड्डी होती है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? शायद हमको लगता है पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं जबकि कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हम बोले हैं अस्थि। अस्थि यानी जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बोन। क्या कहते हैं? बोन, या इसी को हड्डी भी बोलिए, क्योंकि उसको भी हड्डी बोल देते हैं, वो भी हड्डी का प्रकार है। तो जो अस्थि होती है, जो हार्ड वाला हड्डी होती है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन एक अभी मुलायम वाला जो हड्डी बताए हैं जिसे कहते हैं उपास्थि, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि कांड्रीन प्रोटीन कैसे, तो उपास्थि वाला को कार्टिलेज बोलते हैं, तो क से कार्टिलेज और क से कांड्रीन, ठीक है। अस्थि वाला को अ से अस्थि और अ से ओसिन प्रोटीन, ठीक है। चलिए, आई होप आशा करते हैं कि इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों में अधिकतम
घनत्व 30 वर्ष की आयु में आती है। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो हड्डी होती है वो पूरी तरीके से 30 साल आते आते सभी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पूरी हड्डी एक बार जुड़ जाता है, ठीक है, यानी 30-40 साल के बाद जो हड्डियां टूटती हैं वो जल्दी जुड़ती भी नहीं है, क्योंकि वह 30 साल तक लगभग वो पूरी हड्डी जुड़ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 30 साल के बाद हड्डी टूटेगा तो जल्दी जुड़ेगा भी नहीं। जन्म लेने वाले शिशु को लगभग 300 अस्थियां होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? 300। बाल्यावस्था में जैसे ही आप लोग 15-18 साल का होते हैं तो ये 18 साल से नीचे तो 208 होती है, जबकि जैसे ही आप वयस्क अवस्था में जाते हैं तो 206 होती है। ध्यान रखिएगा कि जब आप शिशु होते हैं, शिशु कहने का मतलब है कि जब जन्म कोई बच्चा लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300। जब वहीं पर बाल्यावस्था होता है, क्या होता है? बाल्यावस्था, तो यानी 18 साल से नीचे तो उसमें 208 होती है, जबकि वयस्क अवस्था में जाते हैं तो वयस्क अवस्था में आपको हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अस्थि और अस्थि को जोड़ता है तो उसे हम लोग लिंगामेंट कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थि और अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। अस्थि और अस्थि को जोड़ को लिंगामेंट। मांस और अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं? मांस और अस्थि को जोड़ को, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को टेंडम बोलते हैं। मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ने को सलेक्सर कहते हैं। तो जब मांसपेशी जुड़ा रहे तो सलेक्सर, अस्थि अस्थि जुड़ा रहे तो लिंगामेंट, और जब दोनों में से कोई एगो अलग अलग दोनों रहेगा, अस्थि और मांसपेशी, तो उसे टेंडम। ठीक है, तो अस्थि अस्थि लिंगामेंट, मांसपेशी अस्थि टेंडम, मांसपेशी सलेक्सर। ठीक है, कंकाल तंत्र 2 भागों में बांटा होता है। अब कंकाल तंत्र भी 2 भागों में बांटा होता है। एक को कहते हैं उपांगी, दूसरा को कहते हैं अक्षीय। आप कंकाल उंकाल अभी तक हम देखते आ रहे थे, देखिए इसी को बोला जाता है कंकाल। ठीक है, ये हमारे शरीर के ऊपर से मांस हटा दिया जाए तो सिर्फ ऐसा ही शरीर बचेगा, जिसे इसी पूरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी पूरा भाग को हम लोग कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। ठीक है, कंकाल। अब इसमें से कुछ भाग को, जैसे नाक वाला को हम लोग उपास्थि कहते थे। क्या कहते थे? उपास्थि कहते थे। ठीक है, जो मुलायम हड्डियां होती थी। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए हम लोग पहला देखे थे यहाँ पर क्या, तो हम लोग का देखे थे कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। पहला नंबर की अंग, यहाँ पर हम लोग बाह्य कंकाल और ये सब देख लिए थे। ठीक है, ये सब हम लोग देख लेते कि किस किस में पाया जाता है। आंतरिक कंकाल में हम लोग देख लिए, उपास्थि देखिए लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखिए केकड़ा का हम रखे हैं कि केकड़ा, अभी हम आपको बताएं ना, तो केकड़ा के देखिएगा ये सब वाला जो काफ़ी हार्ड होता है, ये सब वाला जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो इसे हार्ड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। तो कोकरा में क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। और नीचे कोई फिगर होगा। अब अस्थि देख लिए हम, अस्थि तो देख रहे थे, अस्थि शायद हम देख लिए थे, नहीं अस्थि देख लिए थे क्या? देख लेते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है, अस्थि काफ़ी कठोर होता है। इसमें कैल्शियम जो है फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 पाया जाता है, बता ही चुके हैं। अस्थि में 54 से 58% क्या पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जबकि उपास्थि वाला में आपको यानी कह सकते हैं कि 60%, अभी तक हम आपको बतावे किए हैं। यहाँ कहते हैं कि अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो अस्थि जो होता है हड्डी, उसमें देखिएगा कि पतला पतला नसें पाई जाती है। ठीक है, अस्थि में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड्डी में कितना प्रतिशत जल? 50%। कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत? 50%। अस्थियों उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और नलिकाएं नहीं होती हैं। जो उपास्थि होती है हम लोग को, जैसे कान वाला कर्ण पल्लव हो गया या नाक वाला हड्डी हो गया, उसमें तंत्रिका तंत्र और नलिकाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है, यानी कि हम लोग को वहाँ तक कान में जो है यानी कि ब्लड उस तक कैसे पहुँचता है या उसको आवश्यक पदार्थ कैसे पहुँचता है? तो ये पहुँचता है लसिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? लसिका के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, ये लसिका के माध्यम से पूर्ति होती है ऑक्सीजन की। आगे कि मानव शरीर में उपास्थियों यानी कि कार्टिलेज पिन्ना नाक की हड्डियों को श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब जितना मुलायम हड्डी होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि। 30 वर्ष की अवस्था में हमारा हड्डी क्या होता है? काफ़ी घनत्व हो जाता है, काफ़ी जुड़ जाता है, एक दूसरे से काफ़ी सटा रहता है।
जन्म के समय कितना बताएं तो 270 से 310, यानी कह सकते हैं ओवरऑल 300, ठीक है। जबकि वहीं हड्डियों की संख्या बाद में क्या हो जाती है, जन्म के औसत समय हो जाती है 300 हो जाती है, लेकिन जन्म लेने से पहले जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310, लेकिन वही जन्म के कुछ दिन बाद 300 हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे जब बच्चा को तेल मालिश होता है तो वो जुड़ने लगती है। जबकि बाल्यावस्था में 208 बताए हैं और वयस्क अवस्था में 206 बताए किए हैं। अभी आगे देख लेते हैं। मानव शरीर की समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटते हैं, अनुबंधीय और अक्षीय। अनुबंधीय को हम लोग एपेंडिकुलर कहते हैं और अक्षीय को एबियल कहते हैं, ठीक है। आइए अनुबंधीय हड्डी किसे कहते हैं, तो देखिए यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुबंधीय या उपांगी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधीय उपांगी हड्डी कहते हैं। अब उपांगी हड्डी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हाथ में पाए जाते हैं। कहाँ पर, हाथ में पाए जाते हैं। और एक हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है, तो एक हाथ में आपको 30 हड्डी पाए जाते हैं। कितना, 30। तो 2 हाथ में, तो 2 हाथ में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 हाथ में 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कौन कौन सा आता है, तो देखिए ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस होता है एगो। अब ह्यूमस किसे कहते हैं अभी हम आपको बताएंगे फिगर के माध्यम से, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ह्यूमस होता है एगो, रेडियस भी एगो, अल्ना भी एगो, तो टोटल यहाँ पर 3 गो हो गया। अब कार्पल यानी कि कलाई, जहाँ पर आप राखी बनवाते हैं सभी लोग अपने अपने बहन से, तो वहाँ पर 8 गो होता है। जैसे कि एक चक्का होता है, एक चक्का में बॉल बेरिंग जिस तरीके से हम इस तरीके से गोल गोल लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल लगाते हैं ना, इस तरीके से बॉल बेरिंग होता है हम लोग को। और इस तरीके से जो 8 गो यहाँ पर हम लोग को कलाई में होता है, तो ये 3, तो ये टोटल ये हो गया। और कार्पल यानी कि कलाई में 8 हो गया, तो टोटल हो गया 11। और मेटा कार्पल जो हथेली कहते हैं उसमें 5 होता है, तो उसमें 5 होता है, तो टोटल हो गया 16। और फ्लेंजिज यानी अंगुली, तो एक अंगूठा को छोड़कर बाकी में 3-3 होता है, तो 4 गो अंगुली में 3-3, तो 4 तियाई 12, और अंगूठा में 2 गो, तो 12 2 14, और 14 और 16 कितना होता है, तो 14 2 16 30 होता है। 14 2 1 1 2 1 3, यानी 30 होता है। नहीं समझ में आया, आइए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको हाथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको बाँह है, और यहाँ से यहाँ तक हाथ माना जाता है। तो यहाँ तक एगो हड्डी होती है बाँह में एगो हड्डी होती है, उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो बाँह वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, तो ये ह्यूमस बोलते हैं। बाँह से जस्ट आगे जाइएगा तो 2 गो हड्डियाँ होती है। यहाँ केहूनी होती है ना, केहूनी से यहाँ तक हथेली तक आने में 2 गो हड्डी होती है। एक ऊपर वाला हड्डी होती होगी जिस पर घड़ी अटका रहता है, तो उसे रेडियस बोलते हैं, जो काफ़ी चपटी हड्डी होती है, चपटी हड्डी होती है। लेकिन इसके जस्ट नीचे जो होता है वो अल्ना होता है। क्या होता है, अल्ना होता है, ठीक है, जो काफ़ी पतला हड्डी होती है। उसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ पर होता है कलाई, जिसे कार्पल्स बोलते हैं। और कार्पल्स की संख्या हम आपको कै गो बताए हैं, तो कार्पल बताए हैं 8 गो। यानी ह्यूमस हो गया एगो, अल्ना हो गया एगो, और रेडियस हो गया एगो, ठीक है। अब कार्पल यानी कि कलाई में यहाँ पर 8 गो होती है, जो हम लोग को कलाई 360 डिग्री घूम जाता है, तो कार्पल 8 गो। अब फ्लेंजिज, तो देखिए हम फ्लेंजिज क्या समझा रहे थे। मान लीजिए कि यह हम लोग का उंगली है, ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग का उंगली है, तो यहाँ पर 1 बार मुड़ता है, 2 बार मुड़ता है, तो 1 2 3 हो गया। लेकिन अंगूठा में 2 गो होता है। देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये 4 जो उंगली है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 उंगली, ये 4 उंगली में 3-3 गो हड्डी होती है, तो 3 चौक 12 हड्डी। अंगूठा में 2 गो होता है, तो 12 2 14, तो ये हो गया। अल्ना जो सबसे पतला हड्डी होते हैं, यहाँ पर केहूनी और हथेली तक आने में वो एगो होता है। ह्यूमस जो होता है बाँह वाला हड्डी एगो होता है, और रेडियस आपको एगो होता है, ठीक है। और कार्पल आपको 8 होता है, तो 1 2 3 और 8 11, ठीक है, कितना हो गया 11। और मेटाकार्पल हथेली वाला तो बचिए गया, मेटाकार्पस हथेली वाला तो बचिए गया आप लोग को, तो 11 यहाँ पर हो गया 14, और 1 हो गया इधर, कितना हो गया, तो 14 और 2। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन हड्डी बताए हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 और 8 11 11 5। मेटाकार्पल 5 गो बताए हैं, कितना,
5 गो बताए हैं। तो ये इतना हड्डी में आपको, ये उंगली में सिर्फ हो गया आपको 3 चौक 12 2 14, हथेली में आपको हो गया कितना, तो हथेली में फलेंजिज में हो गया आपको 5 गो, ठीक है। कार्पल में हो गया 8 गो, और एक हो गया ह्यूमस बाह वाला, और चपटी हड्डी जिस पर घड़ी रहता है 1 गो, और अलना घड़ी के नीचे रहता है 1 गो। तो ये 1 2 3 और 8, तो ये हो गया 11, और ये वाला 5, तो 11 5 16 और 14 30। क्लियर। आइए, पैर में भी उतना ही हड्डी होता है, एक पैर में 30 गो तो 2 पैर में 60 गो। यानी हम यहाँ तक हड्डी कितना गिन लिए, तो एक हाथ में 2 गो, एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60, तो यानी कि दोनों हाथ में हमारा कितना हो गया, तो ये 60 हड्डी हो गया, ठीक है। तो पैरवा में भी हम लोग को 60 होगा। आइए, पैरवा में कौन कौन हड्डी होता है। जैसे पैर में पहला हड्डी होता है फीबिया, जिसे उरु अस्थि बोलते हैं, 1 होता है। पटेला, घुटना के हड्डी को पटेला बोलते हैं, जो गोलका होता है, वो 1 गो। टिबिया 1 गो, फिबुला 1 गो, और टार्सल जिसे टखना बोलते हैं 7 गो। फ्लेंजिज वही अंगुली वाला, अंगूठा में 2 गो और बाकी सब में 3 गो, तो 14 गो। और मेटा का टार्सल यानी कि जो उंगली होता है उसे जस्ट आगे चपटी वाला, ठीक है, 5 गो, तो 60 गो। आप फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए, ये जांग वाला हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, तो कै गो हो गया, 1 गो। पटेला घुटना की हड्डी पर 1 गो गोलका होता है, तो 1 गो हो गया, 2 गो। फिर यहाँ पर भी 2 गो हड्डी पाई जाती है, जिस तरीके से घड़ी वाला हड्डी जो चपटा होता था और उसका नीचे, तो देखिएगा 1 गो आगे जो हड्डी होती है, ये मोटका वाला हड्डी आगे होती है जो चमकते रहती है, ठीक है, चमकते रहती है। तो ये हो गया 1 गो, जिसे टिबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिबिया। तो यहाँ पर 1 गो हो गया। और फिबुला इसके जस्ट पीछे वाला 1 गो पतला हड्डी होती है, तो 1 गो, ठीक है। अब यहाँ पर टार्सल, अब टार्सल किसे कहते हैं, तो टार्सल यहाँ पर जस्ट आगे आइएगा तो 1 गो खूंट टाइप का मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि 7 गो मिलेगा। यानी जहाँ से पैर आपको मूव करता है ना, जहाँ से ये फ्लैट ना है, फ्लैट जैसे वहाँ पर कार्पल था ना, तो यहाँ पर टार्सल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 गो। और यहाँ पर उंगली के पीछे वाला हिस्सा को क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको पैर पूरा मुड़ गया, तो ये पूरा मुड़ जाता है यहाँ पर से डायरेक्ट जहाँ से आपका पैर ख़त्म हो जाता है, तो ये टार्सल 7 गो। अब उंगली और एकरा बीच में, क्योंकि उंगली तो आगे होता है 5 निकलल, उंगली और एकरा बीच में जो हड्डी होती है उसे कहते हैं मेटाटार्सल्स, जिसमें 5 गो होता है। और उंगली में 4 गो, उंगली में 3 गो हड्डी, तो 3 चौक 12 और अंगूठा वाला में 2 गो, तो 14 हो गया। यानी सभी को जोड़िएगा तो ये भी आपको पुर जाएगा 30। तो एक पैर में 30 तो 2 पैर में कितना, 60। यानी हाथ में भी देख लिए हड्डियों की संख्या कितना हो गया, तो एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में कितना, 60। और एक पैर में कितना, 30, तो 2 पैर में कितना, 60। यानी 60 और 60 जोड़िएगा तो 6 दूना 12 यानी 120 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं पेल्विक, जो कॉलर तर कुछ हड्डियां होती हैं या रिब्स जो पसली होती है उसको देखते हैं। पेल्विक श्रेणी जिसे हम लोग श्रेणी मेंखला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणी मेंखला बोलते हैं, ठीक है। ये पेल्विक जो होता है ये वाला हड्डी होती है, यहाँ पर जो कमर में पाई जाती है ना इस तरीके से हड्डी, उसे पेल्विक बोलते हैं। और इसकी संख्या 2 होती है, एक इस तरफ होगा, देखिए कहीं पे होगा इमेज, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से निकल रहेगा और एक इस तरह पे, तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा, तो 2 गो पेल्विक होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैल्विक, जिसे हंसली बोलते हैं, हंसली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जो महिलाओं में यहाँ पर दिखती रहती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं, जिसे कैल्विक कहते हैं। इसकी भी संख्या 2। अब स्कैपुला, जिसे अंश मेखला कहते हैं, स्पेकुला किसे बोलते हैं, तो जस्ट आपको चपटा हड्डी मिलेगा फेफड़ा के ऊपर, जहाँ पर जिसे हम लोग सीना बोलते हैं, तो वहाँ पर पाई जाती है, इसकी भी संख्या 2 होती है। क्लियर है। चले, अब ये जो फेफड़ा में इस तरीके से हड्डियाँ आपको देखती हैं, इस तरीके से आपको देखती होगी, ये इधर होता है आपको 12 इधर होता है और 12 आपको इधर होता है, तो 12 और 12 कितना हो गया, 24, 12 और 12। और यहाँ पर एक बीच में बिल्डिंग किया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं एस्टर्नम, क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एस्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, जिसकी संख्या 1 होता है। और इसे बोलते हैं पसली,
ठीक है। पसली जो बाहर दिखता है, जो कुपोषण वाला बच्चा होगा उसमें यह दिखते रहता है बाहर वाला। तो 12 इधर 12 इधर 24 और एक बीच में, तो 24 आए कि कितना हो जाएगा, तो ये 25। क्वेश्चन पूछेगा कुल पसलियों की संख्या कितना होता है, 25। एस्टर्नम का एक होता है, तो एस्टर्नम एक होता है क्योंकि ये बीच में जो हड्डी आई रहती है, ठीक है, ये वाला, इसको एस्टर्नम बोला जाता है। बाकी 12 को इधर 12 को इधर और 12 को इधर 12 को इधर, तो इसे पसली बोलते हैं, ठीक है। तो कुल पसलियों की संख्या कितना होता है, 24, बाकी एस्टर्नम लेकर 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अक्षीय हड्डी को देखते हैं। यह शरीर के बीचों बीच होती है, यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है, अक्षीय हड्डी। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर का जो कोमल भाग है, कोमल अंग है, उसको रक्षा करने का काम कौन हड्डी करती है, अक्षीय यानी एक्सियल, ठीक है। अक्षीय हड्डियों की संख्या कितना होती है, 80 होती है। तो हमारे अभी तक तो हाथ पैर का हड्डी देखते आ रहे थे जो हमारी कोमल अंगों को रक्षा कर ही रहता है, जिसे उपांगी बोलते थे। अब हम लोग अक्षीय बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली हड्डी है और जिसकी संख्या 80। अब हम लोग उसको भी गिनेंगे कि 80 कौन कौन से होती है, ठीक है। कशेरुक दंड या मेरुदंड, जिसकी संख्या टोटल कितना होता है, 26। शुरुआत में इसकी संख्या 33 होता है, लेकिन बाद में घट करके 26 हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि कशेरुक दंड या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या जो होता है 26 होता है, और प्रारंभ यानी शुरू में 33 होता है, बाद में घट जाती है। रिब्स हम आपको भी बताए हैं कि रिब्स मतलब पसली, ठीक है। ये इस तरीके से फेफड़ा होता है ना, इस तरीके से फेफड़ा होता है। मान लीजिए कि इस तरीके से फेफड़ा के हड्डी दिखता है। तो ये 12 को इधर हो गया और 12 को इधर हो गया, तो 24 ना हो जाएगा। और बीच में एगो स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम को थोड़ी उसमें पसली में जुड़ेगा, तो पसली तो ये वाला होगा फेफड़ा वाला। तो पसलियों की संख्या 24 को, स्टर्नम की संख्या 1 जो रिब्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। सिर यानी हेड यानी खोपड़ी, जिसे अस्कल बोलते हैं। सिर में पूछे यानी हेड में पूछे, या खोपड़ी में पूछे, या अस्कल में पूछे, हड्डियों की संख्या 29। अब 29 जो होता है वो हेड में कान उन मिला करके होता है। तो 14 में चेहरा में 14 को, तो 4 से चेहरा 4 से 14, 4 से चेहरा 4 से 14, याद रखिएगा। चेहरा जो आगे का थोपड़ा होता है हम लोग का मुंह, उसमें क्या होता है, 14 गो। कान में क्या गो होता है, तो 16 नहीं 6 होता है। एक कान में 3 गो, एक कान में 3 गो, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है और कितना mm का होता है। एकदम डिटेल्स में अंदर तक जाकर के देखेंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम आप लोग फोड़ सकते हैं, बस आप लोग को कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16 नहीं 3 हो जाएगा। हाइड हम लोग एगो कहते हैं, ठीक है। तो हाइड जो होता है एक होता है। कपाल में जो हड्डियां होती है, जिसे हम लोग मस्तिष्क ढका होता है, उस हड्डी को क्रेनियन बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, क्या 29 पूर जाता है। 14 गो चेहरा में, 6 गो कान में, तो 14 6 कितना हो गया बाबू, 20 हो गया। कपाल यानी क्रेनियम नामक हड्डी जो मस्तिष्क ढका होता है 8, और हार्ड 1 होता है, तो 8 आए कि कितना हो गया 9, तो बाबू 29 पूर गया। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग हाथ पैर में देख लिए कि संख्या कितना हो गया हड्डी का, तो हो गया 12 दूना 120 था, क्योंकि हाथ में एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60, तो दो हाथ में 60 तो दो पैरों में 60, तो 120 हो गया था उधर। 24 गो ये हो गया और एक रिब्स वाला हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 125 ये हो गया, ठीक है। 125 हो गया ना, 125, और ये 29 खोपड़ी वाला हो गया। 14 गो चेहरा, कान में 6 गो, हार्ड में एगो, यानी यहाँ पर कितना हो गया, तो 29। तो यहाँ पर 29 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 9 5 14 के 4, 2 2 4 आए का 5 1, यानी 154 हड्डी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। आगे देखते हैं हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, तो 154 था, 7 और जोड़ लीजिए, ठीक है। कान में हड्डियों की संख्या 3 गुने 6, अभी इसको बताएं, इसको नहीं गिनना है, ठीक है। तो एक कान में 3 गो यानी दो कान में 6 गो। अब वो 6 तीनों हड्डी कौन कौन सा आता है, तो उसका ट्रिक है मिस। क्या है, मिस। तो एम से होता है मेलियस, आई से होता है इनकस, एस से होता है स्टेपिस। और स्टेपिस जो होता है हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी माना जाता है, 6 मिलीमीटर का होता है। कितना का, 6 मिलीमीटर का यह हड्डी होता है, सबसे छोटी हड्डी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहलाता है, जो 6 mm का होता है। मध्य कान यानी कान के हम लोग को बीचों बीच स्थित होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, या इसी को हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। किसे, जांघ।
जांग की हड्डी बोलते हैं, और यह सबसे खोखला हड्डी भी होती है, खोखली हड्डी होती है, याद रखिए। और सबसे कमज़ोर हड्डी भी होती है। खोखली है तो बाबू कमज़ोर तो होगा ही, ठीक है, तो जांग वाला हड्डी कमज़ोर होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक और कालर की भी होती है, जिसे हंसली कहते हैं, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं। धक के कोई उखाड़ देगा तो उखड़ जाएगा, ठीक है। आगे सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जबड़ा यानी कि दांत की हड्डी होती है, जिसे हम लोग डेंट्राई कहते हैं। सबसे चमकीली हड्डी को होता है तो टिबिया होता है। टिबिया कहाँ पाया जाती है? तो टिबिया पैर में पाई जाती है। आगे वाला जो हिस्सा होता है देखिएगा वो चमकते रहेगा, ठीक है। आगे पैर की हड्डी खोखली होती है। अभी हम आपको बताए हैं पटेला सिस्मॉइड बोन का बना होता है। पटेला कहाँ का हड्डी होता है? तो ये घुटना की जो गोलका हड्डी होती है ना, वो जो इधर से उधर लचकते रहती है, उसे वो हड्डी पैर की जो हड्डी यानी उसमें सिस्मॉइड बोन का बना होता है। किसका? वो सिस्मॉइड बोन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है। तो पेल्विक का भाग कौन होता है? तो इसियम नामक एक हड्डी है। जब हम बैठते हैं तो इसी पर जोर पड़ता है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती है उसे टेंडन कहते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है, जिसे एमबीटी या टीएमबी कहते हैं। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेंट कहते हैं। तो अस्थि और अस्थि मिलती है उसे लिंगामेंट कहते हैं। मांसपेशी और मांसपेशी मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। लेकिन मांसपेशी और अस्थि मिलती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जहां अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेंट, और अस्थि के जोड़ के पास साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है। जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती है यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है चिपचिपा टाइप का। जिस तरीके से जहां से जेसीबी का मुड़ते रहता है अंग, वहां देखिए ग्रीस डाला जाता है। सेम उसी तरीके से जहां से हम लोग का हड्डियां मुड़ती है वहां पर एक साइनोवियल द्रव नामक पाया जाता है, ठीक है, यानी ग्रीस का काम करता है, जो हड्डियां में मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग होता है। तो देखिएगा व्यक्ति को बैठते उठते समय एकदम हड्डी करकराते रहेगा, यानी साइनोवियल नामक द्रव कम हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे हम लोग फोरमिन मैग्नम कहते हैं। पीछे देखेगा तो आपको जस्ट गर्दन के ऊपर एक खोखली जगह होगी, उसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। उसी के माध्यम से हम लोग को पूरा रीढ़ के हड्डियों के माध्यम से पूरा नसें उसी में गई रहती है, मस्तिष्क तक जुड़ी रहती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग को देख लेते हैं कि अस्थि कोशिका, जिसे बोन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खा करके खत्म करता है, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। तो जो हम लोग का शरीर का हड्डियां खराब हो जाती है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ आया है वो उसको जाना जरूरी है और ख़राब होना तय है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ऐसी कोशिका है हड्डियों का, जो खत्म हुए हड्डियों का या खत्म हुए हम लोग को पाट पुर्जा का खाकर पचाने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट, जिसे हम लोग बोन ईटिंग सेल कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है अस्थि कोशिका का, वो होता है ऑस्टियोब्लास्ट। यह अस्थि का निर्माण करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट खाकर पचाने का काम करता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डी खा करके पच गया वहाँ पर तो कमी हो जाएगा, तो वहाँ पर भरपाई करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। इसीलिए इसे हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं इसे, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्टियोसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, यानी मैच्योर करने का काम करता है, और तो इसे मैच्योर सेल कहते हैं, ठीक है, मैच्योर सेल। अस्थि मज्जा, जितने भी सारे आप लोग सर्वाहारी होंगे, मांस मछली खाते होंगे, तो देखेगा कि मुर्गा की हड्डी खाइएगा तो मुर्गा की हड्डी चबाते हैं तो उसके बीच में देखेगा कि जैसे वो पिचकेगा तो उसको खोलेगा तो उसके मुर्गा की हड्डी के बीच में एक लाल लाल मच्छरदानी टाइप का पाया जाता है, उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है, यानी कि बोन मैरो बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण यही बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो वही हड्डी के बीचों बीच में मच्छरदानी टाइप का लाल लाल होगा वहीं पर। तो ब्लड का निर्माण जो होता है किसी भी व्यक्ति में, आरबीसी का निर्माण वो अस्थि मज्जा या अंग्रेजी में कहे तो बोन मैरो में।
लेकिन यहाँ एक सवाल आप लोगों को आना चाहिए मन में कि अगर जो बच्चा जन्म न लिया हो, माँ के गर्भ में पल रहा हो, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, जो बच्चा जन्म न लिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो उस भ्रूण का निर्माण जो होता है, उस बच्चे को खून का निर्माण कहाँ होगा, तो उसे लीवर में होता है। कहाँ पर, तो लीवर में। तो याद रखिएगा कि भ्रूण अवस्था में बच्चे का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। लेकिन जब वो बच्चा कोई जन्म ले लिया हो, बाहर आ गया हो, तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थिमज्जे यानी बोन मैरो में। ठीक है, अस्थियों के बीच के जाली नुमा, हम आपको बताएं मच्छरदानी टाइप का रहेगा, तो अस्थियों के बीच यानी हड्डियों के बीच में जाली के आकार का जैसा दिखेगा उसे ही हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, और अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि आरबीसी भी तो खत्म होता होगा, क्योंकि हम आपको एक शब्द बोले हैं अभी कि दुनिया में जो आया है उसको जाना भी जरूरी है। तो आरबीसी बनता है तो आखिरकार खराब भी तो होता होगा, तो बिल्कुल खराब होता होगा। तो आखिरकार खराब होता है तो मरता कहाँ होगा और जाता कहाँ होगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर संधि यानी ज्वाइंट, तो जहाँ हमारा शरीर का एक हड्डी दूसरी हड्डी को जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, संधि यानी ज्वाइंट। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर के हिल डुल सकती है संधि कहलाता है। यानी जहाँ हड्डी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ करके मिलती हिलती डोलती रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि, या अंग्रेजी में ज्वाइंट्स कहते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा, और गुहा जब भी शब्द आए तो समझना है खाली जगह। ठीक है, क्या समझना है, खाली जगह। हम जब मुख गुहा का जिक्र करें या बायोलॉजी में मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो मुख मतलब तो सिंपल समझेंगे हम लोग मुंह, और गुहा मतलब खाली जगह। ठीक है, तो ये खाली जगह पाई जाती है। तो हमारे जो बड़े बड़े हड्डियां जुड़ती है वहाँ पर एक खाली जगह पाई जाती है, और उस खाली जगह पर साइनोवियल नामक गुहा पाई जाती है, और वहाँ पर एक द्रव भी पाया जाता है। दो हड्डियों के ज्वाइंट पर एक द्रव पाया जाता है, इसे साइनोवियल द्रव कहते हैं, जो हड्डियों को मोड़ने में सहायता करता है ग्रीस की तरह, और हमारा हड्डी का जैसा आवाज़ नहीं करता है। लेकिन जिस व्यक्ति में साइनोवियल द्रव कम हो जाता है वो व्यक्ति बैठेगा तो खड़ा होगा तो एकदम कटकटाएगा हड्डी, तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को गठिया है। ठीक है, अब ज्वाइंट्स यानी संधि कै प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी हम लोग का जो हड्डियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती हैं शरीर में। कौन कौन सा, तो जो नहीं घूम सकता है, जो पूरी तरीके से घूम सकता है इधर उधर, और थोड़ा थोड़ा घूम सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की घूमने के कारण हड्डियाँ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो पूर्ण तरीके से घूम सकता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंधक खल्ली हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, हैंग यानी कब्जा संधि हो गया, पीरोट मतलब खूंटी संधि हो गया, ग्लीडिंग हो गया, सैडल हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला देखते हैं अचल संधि यानी इमूवेबल ज्वाइंट्स, जो बिल्कुल नहीं घूमेगा। इस संधि को यानी इस ज्वाइंट को हम लोग फिक्स्ड या फाइब्रस या रेशेदार संधि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह हमारा ऐसा हड्डी होता है जो थोड़ा भी इधर उधर नहीं घूम पाता है। जैसे खोपड़ी का हड्डी नहीं घूमता है, हमारा गर्दन घूमता है, खोपड़ी का हड्डी नहीं घूमता है। दांत का हड्डी नहीं घूमता है, हम लोग का जबड़ा चलता है लेकिन हड्डियाँ नहीं घूमती है, याद रखिएगा। अगला आता है स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, 9 के बराबर। तो थोड़ा मोड़ा घूमता है हड्डी, उसे अपूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पसली यानी रिब्स वाला हड्डी देखिएगा कि थोड़ा मोड़ा पचकेगा फूलेगा। ठीक है, कशेरू को दंड हो गया, जैसे बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी थोड़ा मोड़ा मुड़ेगा। 360 डिग्री मुड़ाइएगा तो पता चलेगा 360 से पहले 45 डिग्री यार पर जैसे टूट जाता है। ठीक है, तो पूरा आपको नहीं मुड़ पाइएगा। आगे है फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। तो हमारे शरीर का वैसा हड्डी जो पूरी तरीके से मूव करता हो उसे हम लोग फ्रीली मूवेबल संधि कहते हैं। जैसे यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। तो ऐसा हड्डी जो हमारे शरीर को अलग अलग दिशों में घूमने को गति प्रदान करता है उसे हम लोग फ्री मूवेबल पूर्ण संधि कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, तो हमारे शरीर में चारों तरफ घूमने वाले हड्डियों की संख्या 5 प्रकार की होती है। अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे पहला में बॉल एंड सॉकेट, जिसे हम लोग कंधक खल्ली कहते हैं। इस प्रकार के संधि में एक से अधिक गुहा यानी खाली स्थान होता है जो हड्डी से जुड़ी होती है। तो जो बॉल एंड सॉकेट होता है या कंधक खल्ली जो होता है यह इसमें एक ज्वाइंट के जगह पर जहाँ जुड़ता है वहाँ पर एक खाली स्थान होता है जो हड्डियों इससे जुड़ती है। जैसे घुटना को देख लीजिए, वहाँ पर 2 हड्डी जुड़ती है, एक पैर वाला ऊपर जांघ वाला, एक घुटना से नीचे वाला। तो 2 हड्डी जुड़ती है, वहाँ पर एक खाली जगह पाया जाता है और वहीं पर पटेला पाया जाता है।
ठीक है। तो ये उसका ऊपरी भाग गोल होता है और सभी दिशाओं में घूमता है। तो दो हड्डियाँ जुड़ती है, उसमें से ऊपर वाला जो हड्डी होगी वो गोल होता है ताकि वो घूम सके। जैसे पेल्विक और फीमर हो गया। फीमर हम आपको जांग की हड्डी बताए हैं, जैसे ऊपर से जांग की हड्डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जांग की हड्डी आ गई तो ये गोल होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी, और नीचे वाला हड्डी जो होती है ये पैर वाला, ठीक है, यहाँ पर उंगली होती है तो ये पैर वाला जो होती है तो यहाँ पर एक गोल हड्डी पाई जाती है। ये गोल हड्डी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है। एस्कैपुला हो गया, ह्यूमस हाथ वाला हो गया। देखिए इसको चार तरफ मोड़िएगा, या ह्यूमस वाला को समझिए। ह्यूमस जो चपटी हड्डी होती है, ये कैसे घूमता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप टी शर्ट पहने हुए रहते हैं, जब टी शर्ट को ऊपर की ओर सरसाते हैं यानी कि नीचे की ओर खींचते हैं, केहूनी से नीचे टी शर्ट को खींचते हैं ताकि आपको हाथ पर न चला जाए, ऊपर हथेली पर, तो देखिएगा कि ऊपर नीचे नचाते हैं हाथ को, तब जाकर टी शर्ट पीछे की ओर खींचते हैं तो वो घूमता है, ठीक है। अगला है हिंग ज्वाइंट्स यानी कब्जा संधि। ये संधि केवल एक ही ओर गति करने में अनुमति देता है। तो वैसा हड्डी जो केवल एक ही ओर गति करता है, एक ही ओर घूमता है, उसे हम लोग हिंग ज्वाइंट्स यानी कब्जा संधि कहते हैं। जैसे केहूनी हो गया, ऊपर की ओर मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा, लेकिन पीछे की ओर इसको मुड़िएगा तो नहीं मुड़ेगा। घुटना पीछे की ओर मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा, लेकिन आगे की ओर पूरा मुड़िएगा तो आगे सर की तरफ नहीं मुड़ता है, ठीक है। तीसरा है पिरोट ज्वाइंट्स यानी खूंटी संधि। इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ हड्डी को खूंटी संधि कहते हैं। जैसे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग हो गया जिसे एटलस कहते हैं, तथा निचला भाग हो गया, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं हम लोग कि ग्लिडिंग ज्वाइंट्स। यह एक दूसरे पर फिसलती रहती है, यानी कि वैसा हड्डी जो एक दूसरे हड्डियों पर चढ़ करके फिसलती रहती है और थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करती है, उसे हम लोग ग्लिडिंग कहते हैं। जैसे कार्पल हो गया, टार्सल हो गया। अब कार्पल कौन, जो कार्पल मतलब कलाई वाला हड्डी, कलाई जहाँ पर राखी बांधा जाता है, ठीक है। और टार्सल मतलब यानी कह सकते हैं कि हथेली के जो ऊपर होता है हड्डी, ठीक है, उसे कार्पल। और आपको पैर वाला जो चपटी हड्डी होती है उसे ऊपर वाला को थोड़ा सा टार्सल बोलते हैं। आगे है सैडल संधि, सैडल ज्वाइंट्स। यह बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में घूमता है, यानी कि इसका लिमिटेड होता है इस हड्डी को घूमने का, सैडल का, ठीक है। जैसे हो गया अंगूठा, अंगूठा को आगे घुमाइएगा तो घूमेगा, लेकिन पीछे थोड़ा सा घूमेगा तो थोड़ा मूव करेगा, बाकी ज़्यादा जितना आगे मुड़िएगा तो मुड़ जाता है, लेकिन पीछे उतना नहीं मुड़ पाता है, ठीक है। बनावट के अनुसार हड्डियों का प्रकार, तो बनावट के अनुसार जो होते हैं हड्डियां 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है फ्लैट बोन, जिसे हम लोग चपटी हड्डी कहते हैं। यह हड्डी शरीर के आंतरिक यानी हमारे शरीर के अंदर वाले कोमल अंगों को रक्षा करती है। तो ध्यान रखिएगा कि शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा कौन करता है, तो फ्लैट बोन यानी चपटी हड्डी करता है। जैसे पसली हो गया, ठीक है, खोपड़ी हो गया, स्कैपुला हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन यानी कि लंबी हड्डी, यह शरीर का भार रोकती है। तो हमारा शरीर का भार वजन रोकने का काम कौन करता है, लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डी करती है। जैसे हाथ पैर, अधिकतर वजन इसी पर टिका रहता है हमारे शरीर का। अगला है शॉर्ट बोन, छोटी हड्डी। यह आकार में छोटे होते हैं लेकिन स्थायित्व प्रदान करते हैं, अस्थायित्व प्रदान करते हैं हम लोग को। जैसे टार्सल हो गया, कार्पल हो गया, कलाई वाला हो गया और पैर वाला हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला कौन सा है, इरेगुलर संधि। तो यहाँ पर देख लेते हैं इरेगुलर, उसके बाद पेशीय तंत्र हम लोग आगे देखेंगे। तो इरेगुलर बोन जिसे अनियमित हड्डी कहते हैं, इसका आकार अलग अलग रहता है। तो इरेगुलर हड्डी जो होती है या अनियमित हड्डी, इसका आकार अलग अलग होता है। जैसे कशेरुक दंड हो गया, ठीक है, ये हड्डियाँ इसकी हल्का गति प्रदान करता है। अगला आता है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन जो होता है यह कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि काफ़ी हार्ड होता है, ये काफ़ी मुलायम होता है, ठीक है, और यह कठोर रूप से होता है, ठीक है, जिसे पटेला हो गया। आगे चैप्टर टॉपिक जो आता है पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आपको बार बार रिवीजन करने में भी मज़ा आ जाए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लग रहा होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी समझने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर हम आपको कमेंट्स में बता देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको कराएंगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तब तक के लिए जय हिंद।